Good evening, all of you. Good evening, Vaishnavi, Pragati. Good evening, Aryan. Good evening, Sujal, Vedanti, Aishwarya. Good evening, Supriya, Purval, Prachi. Good evening, Shrutika. Good evening, Pallavi. Very good evening, all. Am I audible all properly? Response me quickly. स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रहा है? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके बेटा कलर्स, डोंट वरी, टेंशन ना लो। अभी तक के लास्ट 2 लेक्चर में जो भी हुआ है आज पीपीटी के थ्रू सारा मैं रिवीजन ले रहा हूँ। आज सबसे पहले आप ये देख लो, उसके बाद रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली मैं बिजी था, मैं मैसेज आपका देख नहीं पाया हूँगा, तो आज आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा कलर्स, डोंट वरी, टेंशन ना लो। आज हम स्टार्टिंग से जो है रिवाइज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप लोगों का डिमांड था कि आप लोगों को जो लेक्चर्स चाहिए वो स्लाइड में भी चाहिए और आप लोगों को जो लेक्चर चाहिए वो बोर्ड में भी चाहिए। ओके, तो बोर्ड लेक्चर हो गया है, उसी को स्लाइड से देखते हुए हमारा एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट है वो भी अभी हम देखेंगे। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? सारी चीजें इजीली क्लियर हो जाएगी, हर चीज। हाँ, जिसे रिकॉर्डिंग चाहिए मिल जाएगा बेटा, मैसेज कर देना। अश्विनी मैम से भी मांग लिया करो, आप मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक मैसेज उधर भी आपको सेंड कर देना है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे आज के इस पोर्शन में है। ठीक है, तो बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग स्लाइड के साथ आज का आपको सेशन जो है मिलेगा और इसमें आपको रियल में काफ़ी हेल्प भी मिलेगी और बहुत मज़ा भी आएगा आप लोगों को। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक पोर्शन को यहाँ पर समझेंगे और सारी चीज़ें अच्छी तरह से हम क्लियर भी करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ बेटा वही पोर्शन हमारे एनसीईआरटी में कैसा है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलने वाला है। चलो तो विदाउट डिले किए जल्दी से आते हैं हम अपने टॉपिक पर। और हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का आज लेक्चर 3 है। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक पोर्शन का स्टडी किए थे और उसी के साथ साथ उसका हम रिवीजन विद द हेल्प ऑफ स्लाइड जो है ये आज हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि पिक्चर्स में आप लोगों को दिखाई दे रहा है बेटा, और इसके पहले भी मैंने आप लोगों को इसका कंसेप्ट, इसका मीनिंग जो है ऑलरेडी समझाया हूँ। ठीक है, इकोसिस्टम मीन्स एक नेचर का फंडामेंटल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जिसमें आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे वाटर आपको दिखाई दे रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, मीन्स एक तो नॉन लिविंग पार्ट भी आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट का होना बहुत जरूरी होता है इकोसिस्टम में, तब जाके हम इसे फंक्शनल यूनिट कहेंगे और इस तरह से एक कम्युनिटी फॉर्म होगा जिसकी हेल्प से हमें यहाँ पे सारी चीजें जो है, सारा कंसेप्ट जो समझेगा। ठीक है, तो देखो कम्युनिटी मीन्स क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, लाइफ क्या होती है, एक एक कंपोनेंट क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक बार हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो इकोसिस्टम नाम से हमें मालूम है, समझता है हमें कि इकोसिस्टम एक क्या है बेटा, फंक्शनल यूनिट है। किसका? या तो हम नेचर कह सकते हैं या फिर हम क्या कह सकते हैं बेटा, एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट या फिर नेचर का क्या है, फंक्शनल यूनिट, जहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, क्या चीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। हो सकता है कि 2 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको लाइफ दिखाई दे रही है। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और साथ ही साथ इसमें इसका फिजिकल एनवायरनमेंट, सनलाइट है, यहाँ पे वाटर बॉडीज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे ट्री इकोसिस्टम आपको दिख रहा है। तो एक लाइफ जो है मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरएक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इकोसिस्टम। ओके,
तो अब हम यहाँ पे इकोसिस्टम की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस क्या होता है वो हम देखेंगे। तो उसके पहले मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम भी पढ़ाया हूँ। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जनरली 3 टाइप का होता है। एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। यदि हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की यदि हम यहाँ पे बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसमें कि पहली चीज तो यहाँ पे फर्स्ट आप देख रहे हो बेटा डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है, उसी के साथ साथ आपको रेन फॉरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ओके, ग्रास लैंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सारा का सारा जो है फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड डेजर्ट, ये किसमें आएगा बेटा, ये आएगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है इकोसिस्टम का, ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें आते हैं। तो नेक्स्ट जो है बेटा क्या आएगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम की हम बात करें तो आप यहाँ पे पॉन्ड, लेक, रिवर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। स्ट्रीज जो है एक वाटर बॉडी को ही कहते हैं। तो ये सारे जो है ये किस में आएंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम में। एक्वाटिक लाइफ यहाँ पे है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, ओके, क्लियर हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड, मैन मेड, हमारे थ्रू जो बनाया हुआ इकोसिस्टम है जिसमें क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, ठीक है, ये आते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हमारा मैन मेड इकोसिस्टम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे। टाइप्स हमने देखे, स्ट्रक्चर और फंक्शंस हम देखेंगे। बहुत से स्टूडेंट का कंफ्यूजन हो रहा था कि सर स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, क्या चीज, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। तो स्ट्रेटिफिकेशन मींस एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। देखो बेटा यहाँ पे एक प्लांट है, हम 3 प्लांट की हम बात करते हैं, जैसे कि एक श्रब होता है, एक हर्ब होता है और एक ट्री होता है। तो एक छोटे प्लांट जो एकदम उसका हाइट बहुत कम है, फिर धीरे धीरे उसका हाइट बढ़ रहा है, फिर उसके बाद और भी बड़ा हो गया और फिर और लार्ज हो गया। तो इस तरह से देखो यहाँ पे ग्राउंड लेयर पे सिर्फ ग्रासेस हमें देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद श्रब लेयर आएंगी, फिर उसके बाद और भी लेयर अपर होंगी, फिर उसके बाद उसकी अपर लेयर और एक फाइनली जो टॉप लेयर है। तो इस तरह से यदि हम प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो एक देखो ये सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर। तो इस तरह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटायर बायोस्फीयर की हम बात करें तो एक ग्लोबल इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम में एक तो बायोटिक और एक अबायोटिक कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और यही इसका क्या है, फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है, फंक्शनल यूनिट। तो इसमें क्या चीज बेटा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसका बेटा, डिफरेंट स्पीसीज का, जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है डिफरेंट लेवल पे। इस कंसेप्ट को कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। एग्जाम्पल जैसे कि फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में हम ट्री की हम बात करें तो ट्री जो है एक टॉप स्ट्राटा, स्ट्राटा मींस लेयर, ठीक है। आप ये ट्री को देख रहे हो ये एकदम टॉप लेयर पे है। उसी के बाद श्रब की हम बात करें तो ये इसका सेकंड लेयर है और उसी के बाद हर्ब्स की या ग्रासेस की बात करें तो कहाँ पे, बॉटम लेयर पे आता है। तो जैसे कि सपोज यहाँ पे ये अर्थ है हमारी, इस अर्थ पे ग्रासेस है जो कि बॉटम लेयर पे है, इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा प्लांट आएगा और उसके बाद एक और भी बड़ा प्लांट आएगा। तो यहाँ पे देखो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हो रहा है, इसकी जो लेयर इस तरह से आ रही है। तो इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, जिसमें डिफरेंट लेयर पे प्लांट जो है अपना एक पोजीशन उसकी वहां पे प्रेजेंट होंगी। ओके, समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, वैष्णवी वंजारी क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा एक प्लांट कम्युनिटी या फिर एक छोटे से इकोसिस्टम की हम बात करेंगे। छोटा सा एक इकोसिस्टम जहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो ये छोटा सा इकोसिस्टम हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग एक पॉन्ड का एक्वाटिक इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। आपको एनसीईआरटी में मैं दिखा देता हूँ कहाँ का पोर्शन हम देख रहे हैं। तो देखो बेटा ये हमारा एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी में क्या क्या मैंने आप लोगों को समझा दिया है अभी। इस एनसीईआरटी का बेटा देखो फंक्शनल यूनिट होता है इकोसिस्टम, ये बताया, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने एक फिजिकल एनवायरनमेंट से, ठीक है।
तो ये एक छोटा साइज मींस पॉन्ड से लेकर के एक लार्ज फॉरेस्ट तक के या फिर सी तक के भी इकोसिस्टम हो सकता है, ये वेरी करता है। ओके, इसके बाद इसमें जनरली इसकी टू बेसिक कैटेगरी हमने देखे, एक टेरेस्ट्रियल होता है और एक एक्वाटिक होता है, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताया, क्रॉप, एक्वेरियम, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सारे हमने एग्जांपल्स देखे। तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ का ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बोर्ड टीचिंग में भी और थोड़ी देर पहले जो स्लाइड टीचिंग है उसमें भी समझा दिया हूं। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की हम बात करें तो इसमें जनरली इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो प्रोडक्टिविटी आएगा, प्रोडक्टिविटी मींस प्रोड्यूसर्स जो अपना फूड खुद से बना पा रहे हैं। फिर उसके बाद उसका एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आएगी, जहां पे एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल तक के एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे फूड चेन कहते हैं। एक सीरीज ऑफ चेन जिसमें एनर्जी जो है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ओके, फिर उसके बाद फाइनली लास्ट में डिग्रेडेशन और एनर्जी का लॉस भी होता है। तो ये इसका इस पैराग्राफ का कंसेप्ट थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें चलते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले देखो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शंस में आप लोगों को समझा रहा था। तो इसमें देखो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स और कुछ फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे यदि देखें तो इकोसिस्टम के जो है ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जिसमें स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है ये मैंने बताया आपको, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्पीसीज कंपोजिशन आता है बेटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर यदि हम देखें तो नेचर में वास्ट वैरायटी ऑफ स्पीसीज जो है देखने को मिलती है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है और अलग अलग उसकी वहां पे स्पीसीज जो है वो देखने को मिलेगी, तो ये स्पीसीज कंपोजिशन कहलाता है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन यदि हम इसके कंपोनेंट्स देखें तो कंपोनेंट्स में प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, अब मैं जो आपको थोड़ी देर पहले एक पॉन्ड इकोसिस्टम की जो बात बता रहा था, ये वाला, तो ये वाला जो पैराग्राफ यहाँ पे जो दिया हुआ है ये किसका है बेटा, पॉन्ड इकोसिस्टम का है, ठीक है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट को समझेंगे। क्या चीज, पॉन्ड इकोसिस्टम। यहाँ तक ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को, सारा पोर्शन रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। तेजस्विनी का एक डाउट आया है, इन्यूमरेटिंग क्या होता है, इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन मींस यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं बेटा, रिकैपिटुलेशन मींस क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम एक स्पेशल एक डेटा टाइप वेरिएबल जो है या फिर क्या कह सकते हैं, एक मेंबर, एक सीक्वेंस या फिर किसी चीज का अमाउंट को हमको डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए इस टर्म का यूज किया जाता है। लास्ट 2 लेक्चर में बेटा हम लोगों का डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गया है, आज हम लोग एनर्जी फ्लो पढ़ने वाले हैं। ओके, तेजस्विनी बेटा आपका डाउट समझ में आ गया, क्लियर हो गया? चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर विदाउट डिले किए जल्दी से। चलो तो नेक्स्ट पोर्शन जो है वापस से हम अपने स्लाइड पे आएंगे, फिर इस पैराग्राफ को मैं समझाऊंगा क्या दिया है यहाँ पर। ओके, इतना पार्ट समझ में आ रहा है बेटा स्लाइड का? स्लाइड और पीडीएफ जो एनसीईआरटी का वो शेयर किया हूं मैंने आप लोगों से, जो ऑलरेडी हम लोगों ने जो है कलर्स बेटा मैं आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, टेंशन न लो। सुजल का एक डाउट आ रहा है, इथोस क्या होता है? इथोस मीन्स एक फंडामेंटल वैल्यू होती है बेटा किसी पर्सन, पीपल या कल्चर का। ओके, वो इथोस कहलाता है। चलो पॉन्ड इकोसिस्टम में आएंगे। बेटा कलर्स क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझ में आया मेरे?
क्या बोल रहे बेटा कलश, बोलो। हाँ बेटा कलश, आप रिकॉर्डिंग ले लेना, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आज ही आप देख लेना। कल आप लोगों का टेस्ट है, मालूम है सभी को? 57 स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे, क्या सभी लोगों को मालूम है कल टेस्ट है आप लोगों का? कौन सा टॉपिक है? वेरी गुड, कंप्लीट रिप्रोडक्शन पे टेस्ट है आपका। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कोई भी लिंक का वेट नहीं करेगा, 11 बजे से लेके 5 बजे के बीच का टाइम रहता है, ठीक है? अपने कंफर्टेबल टाइम से आप लोग लास्ट में जो लिंक मिला है उस लिंक पे क्लिक करोगे और अपना टेस्ट जो है वो आप अटेम्प्ट करोगे। समझ गए? किसी को प्रॉब्लम है, किसी के पास लिंक नहीं है तो मुझसे पूछ लो। बेटा जो लास्ट लिंक है वही वाली लिंक से आपको टेस्ट देना है, हर बार लिंक नहीं बदलती है। ओके, किसी का कुछ प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी से। पॉन्ड इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है ये अभी हम लोग समझेंगे क्या होता है। बेटा 90 क्वेश्चन है। लास्ट थर्सडे को कितना टाइम मिला था आपको, बताओ? रिद्धि बेटा स्टेट बोर्ड कब होने वाली है? मार्च में होंगी। पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं कहता, लेकिन पॉसिबिलिटी है मार्च का। अब गवर्नमेंट रूल चेंज हुए तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। चलो तो विदाउट डिले किए आगे बढ़ते हैं। यार अप्रैल तक के क्यों जा रहे हो आप लोग? आप देखो कब एग्जाम वो भूल जाओ। आप नीट का मैं एंडिंग मान लो, ये बिल्कुल लेट नहीं होगा, मैं एंडिंग। और आपका बोर्ड जो है ये मार्च ही कंसीडर करके चलो और उसी के हिसाब से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर लो, ठीक है? ये 10 के बाद से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, नीट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा जहां तक के। ओके, दिसंबर में ही नीट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। 15 से 20 दिसंबर के आसपास आपका नीट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स सारा तो हो गया, बायो तो कंप्लीट ही है अपना, क्या रह गया बताओ? इकोलॉजी एंड हो रहा है और बाकी 11th का जो पोर्शन बचा है वो तो मैं आपका 2 महीने में कंप्लीट कर दूंगा। कल कुछ अपडेट मिल सकता है, देखते हैं। स्टेट का भी हो जाएगा बेटा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। और एक और चीज बेटा, कोई स्टेट और कोई बोर्ड नहीं होता है, समझे? और ना ही नीट होता है। अल्टीमेटली एक कंसेप्ट होता है और कंसेप्ट के बेसिस पर सिलेबस होता है। बायोलॉजी मैंने आपका 11th और 12th कंप्लीट करा दिया हूँ, तो मैक्सिमम पोर्शन आपका स्टेट का नीट में ही कवर हो जाता है। वो तो अपने यहाँ पे एक गलत फहमी है कि नीट और बोर्ड का क्लास अलग होता है। बाकी आप दूसरी जगह पे जब जाओगे तो सिर्फ नीट होता है, बोर्ड कुछ नहीं होता। नीट पढ़ लिया मीन्स बोर्ड ऑटोमेटिक ही प्रिपेयर हो जाता है, समझे? जितना आप एनसीईआरटी पढ़ो आपका बोर्ड आसानी से निकल जाएगा बेटा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? वो 20% एक्स्ट्रा है थोड़ा सा बोर्ड में, वो पढ़ लो बस। समझ गए? चलो आगे बढ़े फिर। 61 स्टूडेंट दिख रहे हैं बेटा मुझे। कल टेस्ट सभी को अटेम्प्ट करना है और सभी का मुझे वहां पे अटेम्प्ट लिस्ट मिलना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने वार्निंग दिया था, जिसने लास्ट टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया उसको मैं नेक्स्ट टेस्ट में ब्लॉक कर दूंगा। और नेक्स्ट टेस्ट में ब्लॉक हुआ मतलब आगे आने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसे नहीं मिलने वाले, और फिर आप अपना खुद का जो सेल्फ परफॉर्मेंस कितना है वो नहीं देख पाओगे, ठीक है? तो ये जरूरी है आप लोगों के लिए।
तो आपके कोई फ्रेंड से यदि कोई टेस्ट नहीं दे रहा है तो उसे बताओ। संडे का टेस्ट का शेड्यूल तो आप लोगों को मिल गया है। इस संडे के बाद मैं आप लोगों का एक 3 चैप्टर का एक टेस्ट ले रहा हूं। उस 3 चैप्टर में बेटा मैंने बहुत सारा एनालिसिस के बाद, ठीक है, बहुत मेहनत करके कुछ क्वेश्चन सेट किए और बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेट किया हुआ मैंने, ठीक है। टॉपिक के नाम बता दे रहा हूं और वो पेपर बेटा टेस्ट होने के बाद क्लास में भी डिस्कशन लूंगा मैं आप लोगों का, ठीक है। ये 3 चैप्टर संडे को नहीं आएंगे, संडे के बाद, आफ्टर संडे, आफ्टर संडे जो आने वाला है, डाइजेशन, ब्रीथिंग, और इसके बाद आएगा आपका सर्कुलेशन। ये 3 चैप्टर के आप क्वेश्चंस देखोगे ना और सॉल्व करोगे और अच्छा स्कोर करते हो, ओके, तो रियल में ये समझ लो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो कोर कंसेप्ट जो है आपका यहीं पर बेस्ड है। ये 3 चैप्टर में आप 330 मार्क्स लेके आना जरूरी है आपको। आप 250 ला लो ना, उतना ही बहुत है, लेकिन जिसने 330 ला लिया ना वो बहुत ग्रेट है, ठीक। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी के कंसेप्ट पर ही है। देखते हैं कितने लोग 250 तक के आते हैं और कितने लोग 330 तक के आते हैं, समझ गए। तो डाइजेशन, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, इसके लेक्चर बेटा यूट्यूब पे अवेलेबल है। जिन स्टूडेंट का ये टॉपिक नहीं हुआ है यूट्यूब पे जाओ, मैं आप लोगों को इसके लिए 8 डेज का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है, उसमें फास्ट फॉरवर्ड करो और देखो। इकोसिस्टम आज स्टार्ट नहीं किया बेटा, इकोसिस्टम के 2 लेक्चर हो गए बेटा रिद्धि, ठीक है। आगे बढ़े। रिवीजन टेस्ट 4 रहेगा बेटा वो आपका, अभी रिवीजन टेस्ट 3rd कल है आप लोगों का। चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं बेटा, विदाउट डिले किए जल्दी से, बहुत बातें हो गई, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आ गए, सभी का आंसर दे दिया मैंने। हाँ ग्रेट। कल सेकंड नहीं है बेटा, कल 3rd है, रिवीजन टेस्ट कल 3rd है। इसके बाद रिवीजन टेस्ट 4 रहेगा मंडे के बाद। बेटा ये सारे रिवीजन टेस्ट ही तो चल रहे हैं, करंट सिलेबस कहाँ चल रहा है, देखो। रिवीजन टेस्ट 1 में मैंने आपको सेल बायोलॉजी दिया, रिवीजन टेस्ट 2 में मैंने आपको जेनेटिक्स दिया, रिवीजन टेस्ट 3 में मैंने क्या किया, रिप्रोडक्शन रखा, रिवीजन टेस्ट 4 में ये तीनों मिला के रख रहा हूं कॉम्बो, रिवीजन टेस्ट 5 में कौन सा रखा मैंने, ह्यूमन फिजियोलॉजी रखा हूं। ये सारे रिवीजन टेस्ट ही तो चल रहे हैं आपके। करंट वाला कौन सा रहेगा, इकोलॉजी जो रहेगा आपका, वो रिवीजन टेस्ट नहीं रहेगा, ये करंट रहेगा, बट ये सारे तो रिवीजन टेस्ट ही चल रहे हैं आपके। 1 2 3 4 5 टेस्ट हो गए आपके रेडी अभी। हाँ कल रिप्रोडक्शन का है, इस संडे को कॉम्बो है, कॉम्बो मतलब ये तीनों मिला के। उसके बाद फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर बताया मैंने, डाइजेशन, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ये है, याद रहेगा, नोट करके रख लो, ओके। बाद में नहीं पूछना फिर से यही बात। हाँ बेटा गौरव आपके मैसेज आ रहे हैं, डोंट वरी। चलो यार आज पहली लेट क्लास स्टार्ट हुआ है, जल्दी से देखते हैं, नहीं तो कल भी पीपीटी चलेगा। बेटा नेक्स्ट संडे को क्या रखना है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के सिर्फ 3 चैप्टर नेक्स्ट संडे बोल रहे हैं आप, नहीं, ये थर्सडे को आएगा। थर्सडे और संडे 2 दिन मान लो आप बायो के टेस्ट के लिए फिक्स हो गए, थर्सडे संडे, थर्सडे संडे यही चलते रहेगा। उसके बाद संडे में कॉम्बो देने वाला हूँ, ये सब मिला के, ये सारा मिला के, या फिर एक नया आपको कॉम्बो मिलेगा। बेटा 1 डे 1 चैप्टर तो अभी तक के आप यही करते आए, और अभी भी आपकी ये कंडीशन है ना कि 1 डे 1 चैप्टर रखो तो नीट क्रैक नहीं होने वाला बेटा, अपने लेवल को बढ़ा दो अब। 1 डे 1 चैप्टर का टाइम गया अब, 1 डे 1 यूनिट, यूनिट बोलो अभी आप लोग, समझे। कॉम्बो ही चाहिए, विदाउट कॉम्बो कुछ नहीं होने वाला अब आपका। अभी तो मैं देखो एक एक यूनिट ये रिलेटेड दे रहा हूं मैं, इसके बाद ना अनरिलेटेड टॉपिक रखने वाला हूं,
कौन से संडे की बात कर रहे हो बेटा गौरव आप, ये संडे या आने वाले संडे? नेक्स्ट संडे, ठीक है नेक्स्ट संडे रख लेंगे, बट उसके पहले थर्सडे आता है, थर्सडे आपको दूसरा शेड्यूल मिलेगा, फिर थर्सडे तो टेस्ट रहने वाला है। नहीं इस संडे बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं है, इस संडे ये 3 का कॉम्बो है। चैप्टर का नाम मिल गया होगा ना यार, अश्विनी मैम ने पोस्ट किए होंगे। ओके चलो आगे बढ़े। अब किसी का कुछ क्वेरी रहा ना तो मुझे मैसेज कर देना यार व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, ठीक है। चलो तो पॉन्ड इकोसिस्टम या फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम हम देख रहे हैं अभी। तो बेटा इस पॉन्ड इकोसिस्टम में देखो आपको सनलाइट दिख रहा है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स दिख रहे हैं, और एक ये आपको वाटर बॉडीज दिखाई दे रही। इस वाटर बॉडी में आपको बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स भी आपको यहां दिख रहे होंगे। ओके जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको देखो सबसे पहले एल्गी यहाँ पे ग्रोथ करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे वो प्रोड्यूसर्स की तरह काम करने वाला है। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये सारा पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो वही वाला पार्ट बेटा यहाँ पे अगेन आने वाला है, और एनसीईआरटी का मैक्सिमम स्टूडेंट को यही वाला टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉन्ड इकोसिस्टम की हम बात करें तो पॉन्ड जो होता है बेटा एक सैलो वाटर बॉडी होता है, एक सिंपल सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी है। और यहाँ पे इसके जो बेसिक कंपोनेंट है, नंबर 1 अबायोटिक, सेकंड इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन आएंगी, नंबर 3 जिसमें बायोटिक कंपोनेंट मींस ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट आएगा, एंड कंज्यूमर्स आएगा, और उसके बाद फिर आता है डिकम्पोजर्स। तो अबायोटिक कंपोनेंट में वाटर एंड जितना भी वहां पे ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करने के लिए वहां पे चाहिए और रहने के लिए चाहिए मिट्टी, सोयल डिपॉजिट, ये अबायोटिक कंपोनेंट में आ गया। क्लाइमेटिक कंडीशन मींस सनलाइट उसे चाहिए प्रॉपर, उसका पीएच, उसका एयर, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे चाहिए। तो सोलर इनपुट, टेम्परेचर और डे लेंथ, कितने टाइम पे डे होगा, कब नाइट होंगी, ये सारी चीजें जो है क्लाइमेटिक कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद ऑटोट्रॉपिक कंडीशन मींस प्लांट जो होते हैं, या तो प्लांट होंगे या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी हम कह सकते हैं, जो सनलाइट को कैप्चर करके अपना फूड खुद से बना पाएगा। तो कुछ एल्गी, फ्लोटिंग और सबमर्ज या फिर मार्जिनल, तीनों टाइप के प्लांट यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है बेटा सेल्फली फूड प्रिपेयर कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट। फिर इसके बाद आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर मींस जो प्लांट को खा रहा है, पढ़े हम लोगों ने, मींस ये जो सबमर्ज प्लांट जो है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इस पर जो भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट रहेंगे वो कहलाएंगे कंज्यूमर्स, जिसमें जू प्लैंक्टॉन्स हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग या फिर बॉटम डिवेलिंग फॉर्म्स भी हो सकते हैं जू प्लैंक्टॉन्स के। और फाइनली लास्ट में आता है डिकम्पोजर, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है, फंजाई है, बैक्टीरिया है और फ्लैजिलेट्स जिसको प्रोटोजोआ कहते हैं, ये भी इसमें आते हैं। ये पॉन्ड या फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम है, आपके एनसीईआरटी का ये वाला पैराग्राफ है ये, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट को एनसीईआरटी का ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें कंसेप्ट क्या दिया है ये नहीं समझ में आता, और यही सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। इसमें देखो अबायोटिक कंपोनेंट आपको दिख रहा है, उसी के साथ साथ देखो डे लेंथ, टेम्परेचर, सोलर इनपुट, इसको मैंने क्या किया बेटा अलग अलग पैराग्राफ में आपको डिवाइड कर दिया है, और उसका एक टाइटल नेम दे दिया हूं, कहाँ कहाँ पे क्या आ रहा है। तो अब आपको इसमें क्या दिया हुआ है ये सारी चीजें आपको समझेंगी कि क्या आ रहा है। समझा बेटा, इतना पार्ट मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि जो पॉन्ड इकोसिस्टम है इसमें क्या क्या हो सकता है, इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो तो इसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन हम देख रहे हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। तो अब देखिए बेटा ये जो पॉन्ड या फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है, जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड में जो है आपको सारी चीजें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से काम करता है, क्या होता है। तो इसमें पहली चीज तो जो परफॉर्म हो रहा है ऑल द फंक्शंस जो इकोसिस्टम में है, यदि तो पहली चीज तो हम जानते हैं कि सनलाइट से जब एनर्जी आई तो यहाँ पे देखो ये एक तो पानी में तैरने वाले जो प्लांट है ना, फ्लोटिंग मिलेंगे, सबमर्ज प्लांट मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो प्लांट है सन से आने वाली लाइट को यूज करेंगे और अपना फूड ये प्रिपेयर करेंगे। मींस ऑटोट्रॉप्स ने क्या किया, इनऑर्गेनिक फूड को
ऑर्गेनिक मटेरियल में सोलर रेडिएंट, सोलर एनर्जी का यूज करके उसने फाइनली अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बना लिया बेटा, फूड बना लिया, बन गया यहाँ पे फूड। फिर इसके बाद जो प्लांट पे डिपेंडेंट है, जैसे फ्रॉग हो गया, फिश आप देख रहे हो बेटा, जिसको हम हीटरोट्रॉप्स कहते हैं, मींस कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं, इस ऑटोट्रॉप्स को खाएंगे, कंज्यूम करेंगे। ये इंसेक्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ऑस्ट्रिच देख रहे हो आप। तो ये जो है ये क्या हो गया बेटा, कंज्यूमर्स, जो क्या कर रहे हैं, उस प्लांट से अपना एनर्जी जो है वो ले रहे हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको पिक्चर्स में, दिख रहा है बेटा, एक एक पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिक्चर्स ऐसी नहीं लाई गई है। इस पिक्चर्स में आप अच्छी तरह से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे ना, तो इकोसिस्टम का कंप्लीट एक एक स्ट्रक्चर और पार्ट आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और फाइनली लास्ट में आता है डीकम्पोजर्स, जो आपको यहाँ दिखेगा नहीं बेटा, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और माइक्रोब्स में बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, ये आते हैं। तो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा वहां पर, और उसके बाद मिनरलाइजेशन, ये डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को समझाया हूं क्या होती है। और डेड मैटर्स जो होते हैं, जो कि रिलीज करेंगे, और क्या होगा बेटा, बैक टू रीयूज बाय ऑटोट्रॉप्स। समझे? तो ये पॉन्ड इकोसिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, और पॉन्ड इकोसिस्टम में किस तरह से सारी प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें हम यहां पर समझ रहे हैं। क्लियर हुआ बेटा? अभी हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन हम लोगों ने पॉन्ड एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है उसके कंपोनेंट्स देखे, और वहां पे एक्चुअली प्रोसेस क्या हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, और उसका फंक्शंस क्या है, ये समझ रहे हैं अभी। तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे समझे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे जो है देखेंगे कि काम कैसे करता है। इकोसिस्टम के टाइप्स भी अभी तक के हम लोगों ने देख लिए हैं। अब एक एक प्रोसेस यहाँ पे जो होती है वो हम देखेंगे। मींस इकोसिस्टम के बेसिक जो है 4 कंपोनेंट होते हैं। थोड़ी देर पहले एनसीईआरटी में मैंने बताया था आपको, प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, एनर्जी फ्लो होता है, एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ये आती है। ये सारा पार्ट बेटा बोर्ड टीचिंग में ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा पिक्चराइजेशन हो जाएगा तो आपको मजा भी आएगा। प्रोडक्टिविटी मींस हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ग्रीन प्लांट सनलाइट से अपना एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। फाइनली जब यहाँ पे हुआ तो इसके बाद सेकंड प्रोसेस देखो, जब प्लांट बना तो लीफ फॉल हुई थी, पढ़ाया था मैंने आपको। फॉल होने के बाद उसका डिकम्पोजिशन हो गया था, ठीक है, डिके हो रहा है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एनर्जी फ्लो हमें पढ़ना है। देखो बेटा, ये प्रोड्यूसर्स ने, जो प्लांट है उसने एनर्जी तो बना लिया, लेकिन एनर्जी बनाने के बाद अब यहाँ पे ये जो एक एनिमल है, ठीक है, आप जो ये देख रहे हो, तो ये उस ग्रास को खा रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है ये। तो ग्रेजिंग के टाइम की वजह से क्या होगा, ये जो एनर्जी इस प्लांट में है वो इस एनिमल में आ जाएगी। मींस क्या होने वाला है यहाँ पर, एनर्जी फ्लो। तो हम लोग बेटा ये दोनों भी टॉपिक जो है डिटेल में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनका पिक्चराइजेशन करते हुए आज हम लोग एनर्जी फ्लो पे पहुंचेंगे। यदि आज पॉसिबल हुआ तो आज एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे, और नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी फ्लो मींस कल हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, फिर इसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ये 4 कंपोनेंट जो है, क्योंकि देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिजम्स को लाइव करने के लिए, ठीक है, कोई भी एक न्यूट्रिएंट, जैसे कि हम नाइट्रोजन की हम बात करें या फिर कार्बन की या फिर ऑक्सीजन की, ये चाहिए होती है। तो नाइट्रोजन जो है यदि हम एटमॉस्फेयर में हम देखें तो एटमॉस्फेयर में 79% जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके बाद भी ऑर्गेनिजम्स, प्लांट या हम लोग डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस नाइट्रोजन को तोड़ना पड़ेगा नाइट्रोजन के कंपाउंड में, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। याद आ रहा है, पढ़े हम लोगों ने। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फाइनली अमोनिया के फॉर्म में जब आता है, ठीक है, नाइट्रेट के फॉर्म में या फिर नाइट्राइट के फॉर्म में जब ये आता है, तो उसके बाद प्लांट इसे यूज करेंगे, और प्लांट यूज करने के बाद फाइनली ये नाइट्रोजन वापस से डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस की हेल्प से वापस रिटर्न बैक चला जाता है। इसे कहते हैं बेटा न्यूट्रिएंट साइकिल। क्या कहलाता है ये, न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये देखो, ये पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर से एक न्यूट्रिएंट जो है, एक एलिमेंट, एक कंपोनेंट आया और वापस से एटमॉस्फेयर में ही वो रिलीज हो जाएगा, तब जाके ही उसका एक जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा, अदरवाइज मेंटेन रहने वाला है क्या, नहीं। फूड चेन की हम बात करें बेटा, तो फूड चेन में देखो ऐसा होता है
कि सबसे पहले एनर्जी जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, प्रोड्यूसर्स के पास बन रही है, फिर इस प्रोड्यूसर से एनर्जी का फ्लो जो ट्रांसफर हुआ वो कहाँ हुआ, कंज्यूमर के पास होगा। कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा और टर्सरी कंज्यूमर आएगा, और फाइनली इसके बाद लास्ट में ये कहां पहुंच जाएंगे बेटा, डीकंपोजर्स के पास, मींस डीकंपोजिशन होगा। डीकंपोजर्स में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, माइक्रोब्स की हेल्प से फाइनली यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोसेस होता है, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है ये प्रोसेस होंगी। ओके, तो ये होता है बेटा 4 बेसिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के, जिसमें प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये 4 पार्ट हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करनी है। तो फाइनली फर्स्ट पोर्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्टिविटी। ओके, और प्रोडक्टिविटी की यदि हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी मींस फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हम जानते हैं, सनलाइट है, ये सन दिख रहा है, ठीक है। तो ग्रीन जो प्लांट रहेंगे, ग्रीन प्लांट क्या करेंगे, ग्रीन प्लांट भी हो सकते हैं, या इसके अलावा यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एल्गी भी हो सकती है। प्रोटोजोआ जो होता है बेटा, जो प्लांट के समान है एक्ट करता है, वो भी हो सकता है, जैसे यूग्लिना, या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी हो सकते हैं। ये क्या करेंगे, इसके पास प्रेजेंट है क्लोरोफिल, तो सनलाइट की हेल्प से क्या करने वाला है, ये सनलाइट की हेल्प से ये अपना खुद से फूड बना सकता है। पढ़े हम लोगों ने बेटा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो प्रोडक्टिविटी है ये कैसे हो रही है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो प्रोडक्टिविटी की यदि हम बात करें तो सोलर एनर्जी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज की बताओ, एनर्जी की बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे इकोसिस्टम का जो मेन फंक्शन यहाँ पे हो रहा है, जिसकी हेल्प से बेटा अमाउंट ऑफ बायोमास मींस जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होगा, कहां से, सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो रहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मींस कार्बन डाइऑक्साइड H2O, इससे क्या चीज, ऑर्गेनिक मैटर जो है यहां पे फॉर्म होगा। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस कर रहा है, ये कहलाता है प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या कहलाता है ये कहलाता है प्राइमरी प्रोडक्शन। तो अब देखिए यहां पे जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में अब देखो ये एक बात याद रखना बेटा, कितना एरिया और कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ, ये दो चीज बहुत जरूरी होता है बेटा, ठीक है। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितना वहां पे ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ, इसको हमको एक्सप्रेस करना है। तो हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो वेट के फॉर्म में और दूसरा एनर्जी के फॉर्म में। वेट के फॉर्म में ग्राम इनवर्स टू, और एनर्जी की हम बात करेंगे तो किलो कैलोरी, ओके, मीटर पर स्क्वायर मीटर हम कहेंगे इसे। तो इस तरह से ये जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझ में आया। हाँ सर। चलो ग्रेट, ये पार्ट भी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं, बाकी लोग, ठीक है। तो अब देखिए बेटा जो रेट ऑफ बायोमास जो प्रोड्यूस हुआ है इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। क्या चीज, रेट ऑफ बायोमास। रेट ऑफ बायोमास मतलब CO2 और H2 आपस में ज्वाइन होने के बाद जो ग्लूकोज बना C6H12, फिर वो आगे चल के स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसमें मैंने आप लोगों को नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ये भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। वही पार्ट हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, ओके। तो एक्सप्रेस देखो फाइनली जो अभी हम लोगों ने क्या देखे, प्राइमरी प्रोडक्शन को समझे। तो रेट ऑफ बायोमास जो प्रोडक्शन हुआ जिसको प्रोडक्टिविटी कह रहे हैं, तो ये कैसे एक्सप्रेस होगा बेटा, तो ये एक्सप्रेस होगा ग्राम पर ईयर, ठीक है, और किलो कैलोरी पर मीटर पर ईयर, इस तरह से भी हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं,
ठीक है, फाइनली हमको हमारा एनसीईआरटी वाला डेटा ही याद रखना है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो जीपीपी आता है और दूसरा एनपीपी आता है, ग्रॉस प्राइमरी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को ग्रॉस और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में बहुत सारा कंफ्यूजन बना रहता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या हुआ, देखो पिक्चर्स को समझो। सनलाइट प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं पहले हम। फिर यहां पे इस तरह से एक प्लांट ग्रो कर गया, इस प्लांट को एक एनिमल जो है उसने खा लिया, तो एनर्जी का क्या हुआ बेटा, फ्लो हुआ, फूड चेन कहते हैं जिसे। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, मींस इसकी बात हो रही है बेटा। तो ये ग्रॉस है, टोटल कितना बनाया उसने, ठीक है, जो कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर द रेस्पिरेशन। अब प्लांट ने रेस्पिरेशन कर लिया, रेस्पिरेशन करने के बाद अब वो कुछ ना कुछ अमाउंट में वो क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। तो जो स्टोर करेगा, जो हमारे काम का है, कंज्यूमर के काम का रहेगा, वो कहलाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मींस अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू द हेटेरोट्रॉप्स। उसमें हर्बीवोर्स या फिर डिकम्पोजर्स दोनों भी आते हैं। तो एनपीपी जो है ग्रॉस में से रेस्पिरेशन को, मींस जीपीपी माइनस आर, ये हो जाता है क्या चीज बेटा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जितना बना है वो ग्रॉस, उसमें जो यूज हो गया उसके बाद जितना बचा है वो नेट, ऐसा आप याद रखिए। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक यहां पे कंफ्यूजन होता है, तो एनपीपी जो है जीपीपी माइनस आर होता है, ये याद रखना है। टोटल बेटा एक एक लाइन में एनसीईआरटी का एक एक कंसेप्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, रिपीट करना बेटा। प्राची देखिए, दो टर्म देख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी मींस क्या होता है बेटा, कितना बायोमास बना। बायोमास मतलब कितनी चर्बी बनी, कितनी मसल्स बनी, किसकी, प्रोड्यूसर्स की। ओके, अब प्रोड्यूसर्स ही नहीं कह सकते हम लोग, यहाँ कंज्यूमर भी हम कह सकते हैं, दोनों भी आएगा। चलो दोनों को छोड़ दो, एक ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं। तो बायोमास जो बना, तो यहां पे दो तरीके से होगा, एक तो ग्रॉस और दूसरा नेट। ग्रॉस मतलब टोटल फोटोसिंथेसिस कितनी हुई, क्या जी बेटा, टोटल फोटोसिंथेसिस कितना किया। जैसे कि ये सनलाइट से इस प्लांट ने एनर्जी लिया, देन ग्रो किया, ग्रो करके इतना बढ़ गया। हो सकता है कि पूरे एक दिन में उसने 10 केजी उसने ग्लूकोज बना लिया, पूरे दिन में उसने जो ग्लूकोज बनाया कितना बनाया, 10 केजी बनाया। तो ये हो गया बेटा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन इस 10 केजी बनाने के बाद उसने क्या किया, उसने 3 केजी जो है वो यूज कर लिया, और 7 केजी जो है उसने क्या किया, बचा दिया। जो दूसरा गाय बैल भैंस जो होते ना, रैबिट हो गया, जो ग्रेजिंग करेंगे या फिर हम लोग जो है उसको खाएंगे, तो हमारे लिए उसने 7 केजी छोड़ दिया, और उसने खुद ने 3 केजी यूज कर लिया। बट बनाया कितना था उसने, 10 केजी। तो 10 केजी जो हो गया वो क्या हो गया बेटा, ग्रॉस हो गया। और नेट जो बचा वो क्या हो गया, 7 केजी। 7 केजी मतलब ग्रॉस में से माइनस आर, ग्रॉस माइनस आर। इसके पहले का स्लाइड देखो, ये यहां पे जो मैंने समझाया था आपको, ये वाला। तो ग्रॉस मतलब टोटल फोटोसिंथेसिस, उसमें से प्लांट कुछ यूज कर लेगा, तो जो बचा वो नेट कहलाएगा। तो एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ये हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राची लास्ट 2 क्लास में नहीं थे लगता आप, ये वाला पोर्शन ऑलरेडी हो चुका है, वैसे भी स्लाइड से हम रिवाइज कर रहे हैं। किसी को डाउट है, नहीं है, चलो ओके, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं फिर। तो ये तो हमने प्राइमरी की बात कर ली, अब सेकेंडरी क्या है वो देख लेते हैं। सेकेंडरी मतलब देखो, ये तो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, बट प्लांट के बाद कोई एनिमल, एनिमल या फिर कोई कंज्यूमर, कंज्यूमर में कोई भी आ सकता है, फ्रॉग आ सकता है, रैबिट आ सकता है, या व्हाटएवर, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो अब यहां पे देखिए, ये जो प्लांट ने जो बनाया, इससे इस एनिमल के पास जब गया ये,
तो एनिमल के साथ भी सेम कंडीशन आएंगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आज राइस खा लिए, राइस से चपाती जो है आपने कंज्यूम की है, तो बेटा उस राइस और चपाती जो है उसमें जितना भी स्टार्च था उसका ब्रेकडाउन किए। अब ब्रेकडाउन करने के बाद वो ग्लूकोज में उसका कन्वर्सन हुआ, और ग्लूकोज में कन्वर्सन होने के बाद आपके बॉडी में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो गया, या फिर वो ग्लूकोज आपके बॉडी में गया, ठीक है। तो ग्लूकोज जो आपको आपके बॉडी को जितना यूज करना था वो यूज कर लिया, और बाकी वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो गया। बट आपने कितना उससे लिए, तो आप जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लोगे वो ग्रॉस कहलाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर उसमें आपने जितना यूज किए बाकी जितना बचा लिए जो आगे के टॉपिक लेवल के लिए ट्रांसफर करने वाले हो, तो वो नेट कहलाएगा। तो यहाँ पे नेट और ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर आती है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है ये समझेंगे। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, किसमें हो रहा है प्रोसेस, कंज्यूमर में हो रहा है। हाँ, ग्लाइकोजन एनपीपी होगा बेटा, वेरी गुड तेजस्विनी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मींस क्या हो रहा है बेटा, कितना न्यू ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमर्स ने बनाया। क्योंकि देखो आपने स्टार्च खाए और स्टार्च खाते ही सारा का सारा स्टार्च आपके बॉडी में जो यूटिलाइज थोड़ी होगा, उसका तो डाइजेशन हो रहा ना। डाइजेशन के बाद हो सकता है कि आपने 5 kg स्टार्च खाए होंगे, तो टोटल 5 kg आपका ग्लूकोज नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फाइनली एब्जॉर्प्शन के बाद हो सकता है वो 3 kg रह गया होगा। तो ये 3 kg आपका ग्रॉस है। इस 3 kg में आपने हो सकता है कि 1 kg यूज कर लिया, और जो बचा है कौन कितना 2 kg, तो 2 kg जो बचा है वो नेट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही देख रहे हैं हम लोग। तो क्या हुआ बेटा, देखिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरी करता है डिफरेंट इकोसिस्टम में। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड है किस पर बेटा, एक तो प्लांट स्पीसीज कौन से एरिया में रह रहा है, एनवायरमेंट में फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पढ़े हम लोगों ने बेटा, याद आ रहा है हाँ सर। हम लोगों ने, ठीक। इस पर डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट कितना अवेलेबल है। यदि नहीं रहेगा न्यूट्रिएंट, CO2 H2O या व्हाटएवर जो भी चाहिए प्लांट को ग्रोथ के लिए, तो भी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो सकती है। और फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी कितनी है प्लांट की, जैसे C3 प्लांट और C4 प्लांट, बताओ मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट कौन से प्लांट में होता है, C4। C4 में होता है, पढ़े हम लोगों ने। जैसे शुगर केन, शुगर केन में क्या होगा, ज्यादा फूड बनता है एज कंपेयर टू व्हीट या राइस, ओके। क्यों बेटा, क्या रीजन है C4 में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्या है बताओ। सर रिपीट करो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि C4 में प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया क्या आपका, चलो मेरा भी नेक्स्ट क्लास है, चलो जल्दी क्लोज करेंगे बेटा। C4 में प्रोडक्टिविटी रेट ज्यादा क्यों है, जल्दी बताओ। क्रैंज एनाटॉमी पढ़े थे हमने, दो हाँ। टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मीजोप्लास्ट। हाँ। तो चलो ये प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट था, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आगे का पोर्शन हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो है ये मैंने बताया था, टोटल यदि हम देखें तो एनुअली हमारे जो बायोस्फीयर में कितना हो रहा है बेटा, 170 बिलियन टन होता है। लेकिन इसमें भी हमारा टेरेस्ट्रियल और ओशियन, ओशियन हमारा 70% जो है सरफेस कवर कर रहा है। देखो आप ये देखो, ये सारा ओशियन है, दिख रहा है ये देखो ये कितना सारा ओशियन है। और लैंड वाला एरिया देखो कितना कम दिख रहा है आपको, ये सिर्फ इतनी सी लैंड आपको दिखाई दे रही है, टेरेस्ट्रियल वाला पार्ट। तो 70% ओशियन रहने के बाद भी ओनली 55 बिलियन टन ही, ये देखो 55 बिलियन टन सिर्फ ओशियन में ही प्रोडक्टिविटी हो रही है, ठीक है। जबकि 70% एरिया सरफेस एरिया है, बट टोटल हमारा जो प्रोडक्टिविटी है 170 बिलियन टन है। ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे बेटा, ओके। क्या रीजन है कम होने का, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आप लोग मुझे टेक्स्ट करेंगे क्या था इसका आंसर, ऑक्सीजन की प्रोडक्टिविटी लो होने का रीजन, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्लास एंड करते हैं, डिकम्पोजिशन का रिवीजन और एनर्जी फ्लो का आगे का पोर्शन कल की नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। तो डिकम्पोजिशन जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलो तो एंड करते हैं फाइनली आज की क्लास। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, ओके बेटा बाय।